हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक क्षितिज की चैप्टर नंबर 7 मेरे बचपन के दिन। और इस चैप्टर के राइटर हैं महादेवी वर्मा। यहाँ पर महादेवी वर्मा की बायोग्राफी दी गई है, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं इन्हें स्किप करती हूँ और आगे देखती हूँ कि आगे क्या लिखा है। तो जो ये चैप्टर में लिखा हुआ है, इस चैप्टर में क्या लिखा है इसके बारे में यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं, तो चलिए उन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। यानी कि इस चैप्टर में महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के दिनों के बारे में लिखा है जब वो विद्यालय में पढ़ रही थी। और इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये कैसे थे, यानी लड़कियों के लिए कैसे समाज की सोच थी, विद्यालय की सहपाठिनी कैसे हुआ करती थी, आपस में कैसे वो बातें किया करती थी, और भी बहुत सारी बातें। छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। यानी कि जो हॉस्टल की जो ज़िंदगी होती है वो कैसी हुआ करती थी, और उस वक्त जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उन सभी बातों का, उन सभी प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन लेखिका ने इस चैप्टर में किया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है ना, बचपन की यादों में बहुत एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। कभी कभी हम बचपन के दिनों को जब याद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई सपना हमने देखा, और जो सिचुएशन होती है वो बहुत बदल जाती है। राइट। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। तो यहाँ पर लेखिका ये कहती हैं कि वो अपनी पीढ़ी में, यानी वो अपने परिवार में 200 साल के बाद पैदा हुई थी, और उन्होंने ये सुन रखा था कि उनसे पहले यानी 200 सालों तक जो भी लड़की उनके परिवार में पैदा होती थी उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन उनके बाबा को लड़की बहुत पसंद थी, इसलिए उनके बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की ताकि उनके घर में एक लड़की पैदा हो। और महादेवी वर्मा के परिवार की कुल देवी कौन थी? दुर्गा थी। और जैसे ही वो उत्पन्न हुई, यानी महादेवी वर्मा का जन्म जब हुआ तो उनकी बहुत बड़ी खातिरदारी हुई। और वो यहाँ पर ये कहती है कि जब वो पैदा हुई तो उन्हें वो सब कुछ सहना नहीं पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है, मतलब कि दूसरी लड़कियों की तरह उन्हें मारा नहीं गया। अब वो आगे कहती है कि उनके परिवार में उनके बाबा को फारसी और उर्दू आती थी और उनके पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का वहाँ कोई भी वातावरण नहीं था। लेकिन उनकी माँ जो जबलपुर से आई थी वो अपने साथ हिंदी लेकर आई थी, यानी उनकी लेखिका की माँ हिंदी पढ़ी लिखी थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, यानी लेखिका की माँ महादेवी वर्मा जी की माँ, लेखिका की माँ पूजा पाठ बहुत किया करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, यानी लेखिका की माँ ने पहले लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। आगे वो कहती हैं, बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। तो लेखिका के बाबा क्या कहते थे कि लेखिका को वो विदुषी बनाएंगे, और लेखिका के संबंध में उनके बाबा का विचार बहुत ऊंचा था, इसलिए लेखिका ने पंचतंत्र भी पढ़ा और संस्कृत भी पढ़ा। उनके बाबा ये चाहते थे कि वो उर्दू और फारसी भी सीख ले, लेकिन लेखिका के वश में ये नहीं था। एक दिन जब लेखिका ने मौलवी साहब को देखा तो दूसरे दिन वो चारपाई के नीचे जा छिपी, यानी कि वो उन्हें उर्दू और फारसी समझ में नहीं आती थी। राइट। और इसलिए वो उर्दू और फारसी पढ़ना नहीं चाहती थी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, और उसके बाद पंडित जी संस्कृत पढ़ाने आए। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, यानी लेखिका की माँ हिंदी तो जानती ही थी, साथ साथ में वो थोड़ी बहुत संस्कृत भी जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय
मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। यहाँ पर लेखिका कहती है कि उनकी माँ को गीता में बहुत इंटरेस्ट था और पूजा पाठ के समय जब लेखिका की माँ पूजा पाठ किया करती थी तो लेखिका भी उनके सामने बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको और उसके बाद वो कहाँ चली गई, मिशन स्कूल में उनका एडमिशन हो गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। तो यहाँ पर लेखिका क्या कहती है कि मिशन स्कूल जब वो उनका एडमिशन हुआ तो उसका जो इन्वायरमेंट था, वहाँ का जो वातावरण था वो डिफरेंट था और वहाँ की प्रार्थना भी डिफरेंट थी और वहाँ पर उनका मन नहीं लगा और उनको वहाँ जाना उन्होंने बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, तब उन्होंने मुझको क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा जहाँ मैं 5वीं दर्जे में भर्ती हुई। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी मिशन स्कूल और ना जाने के लिए वो हम रोने धोने लगी कि वो वहाँ नहीं जाएंगी। तब लेखिका का एडमिशन क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में करा दिया गया और उन्हें क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज भेज दिया गया जहाँ पर उनका एडमिशन 5वीं दर्जे में हुआ। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय, हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं, हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। तो यहाँ लेखिका क्या कहती हैं कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था बहुत अच्छा था उस कॉलेज का और वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ भी पढ़ाई करती थीं और ईसाई लड़कियाँ भी पढ़ाई करती थीं और उन सभी का एक ही मेस था और उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। आगे लेखिका कहती हैं वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। तो लेखिका क्या कहती हैं कि वो जो हॉस्टल थी वहाँ पर एक ही कमरे में 4 छात्राएं रहती थी, 4 स्टूडेंट्स रहती थीं और उनमें जो सबसे पहली उनकी साथीन थी यानी सबसे पहली जो उनकी सहेली थी वो सुभद्रा कुमारी मिली। राइट। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी और सुभद्रा कुमारी जो थी वो 2 साल उनसे सीनियर थी। सुभद्रा कुमारी के बारे में आपको पता होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी ने ही लिखा है। राइट। आगे लेखिका कहती हैं कि वे कविता लिखती थीं और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। तो वो सुभद्रा जी के बारे में बताती हैं कि वो उस वक्त कविता लिखती थीं और लेखिका अपने बारे में भी बताती हैं कि मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, है ना। उनकी माँ जब लेखिका छोटी थी तो उनकी माँ लिखती थी और पद भी गाती थी और मीरा के पद उनकी माँ विशेष रूप से गाती थी। यहाँ लेखिका क्या कहती हैं कि सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। यानी जब भी वो सुबह सुबह जगती थी तो उनकी माँ क्या गाती थी, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। राइट। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। तो जिस तरह से उनकी माँ, लेखिका की माँ पद गाती थी, राइट, तो उन सभी को सुन सुन करके ब्रज भाषा में लेखिका ने भी लिखना आरंभ कर दिया। आगे वो कहती हैं कि यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि जब वो हॉस्टल आई तो वहाँ उन्होंने देखा कि सुभद्रा कुमारी जी जो लिख रही थी तो वो खड़ी बोली में लिखती थी और लेखिका भी उनके जैसा लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी तो उनसे बड़ी थी और वो उस काम में प्रतिष्ठित भी हो चुकी थी। तो यहाँ लेखिका उनसे छिपा छिपा कर लिखा करती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सुभद्रा कुमारी जी ने लेखिका से कहा, महादेवी जी से कहा कि महादेवी क्या तुम कविता लिखती हो? तो डर के मारे महादेवी जी ने सुभद्रा कुमारी जी से कहा कि नहीं। लेकिन लास्ट में जो
सुभद्रा कुमारी जी थीं, वो क्या करने लगी, लेखिका के डेस्क की किताबों की तलाशी लेने लगी और उसमें से बहुत सारी कविताएं निकल पड़ी जो महादेवी जी ने लिखा था। राइट। आगे वो लिखती हैं, तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। और उसके बाद क्या किया है सुभद्रा जी ने, उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए जिसमें सारी कविताएं लिखी हुई थी और एक हाथ से लेखिका को पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि महादेवी भी कविता लिखती है। राइट। फिर आगे लेखिका कहती हैं कि फिर हम दोनों की मित्रता हो गई और उसके बाद सुभद्रा कुमारी और महादेवी जी में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। आगे लिखा है, क्रॉस द वेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे, जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। लेखिका क्या कहती है कि क्रॉस द वेट में एक पेड़ थी जिसकी डाल नीची थी, तो उस डाल पर लेखिका और सुभद्रा कुमारी जी बैठ जाती थी और जब और सभी लड़कियां खेलती थीं तब वो लोग तुक मिलाते थे। राइट। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। लेखिका आगे क्या कहती है कि वो और सुभद्रा कुमारी चौहान जो भी कविताएं लिखती थीं, उस वक्त एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण, वो लोग अपनी कविताएं उसी में भेज दिया करते थे और उनकी तुकबंदी छप भी जाती थी, उनकी कविताएं भी छप जाती थी। फिर उसके बाद लेखिका कहती हैं कि वहाँ पर फिर कवि सम्मेलन होने लगे तो वो लोग भी वहाँ पर जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। तो यहाँ लेखिका क्या कह रही हैं कि जिस वक्त वो अपनी कविताएं लिख रही थी और उनकी कविताएं छप रही थी, कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, तो उसी समय हिंदी का प्रचार प्रसार था। और लेखिका कहती है कि वो सन 1917 में वो वहाँ आई थी और उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ भी हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था, जहाँ पर देश को आज़ाद किस तरह से कराया जाए उसके बारे में हमेशा बातें हुआ करती थी। राइट। आगे लेखिका कहती हैं कि जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस द वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। यहाँ लेखिका कहती है कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मतलब हर जगह हिंदी का भी प्रचार चलता रहता था, कहीं कहीं कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे तो क्रॉस द वेट से जो उनकी मैडम थी वो उनको साथ लेकर जाती थी। आगे लेखिका कहती हैं कि हम कविता सुनाते थे, कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। तो वो क्या कहती हैं कि वो वहाँ जाया करती थी कवि सम्मेलन में और अपनी कविता सुनाया करती थी। और जो अध्यक्ष होते थे तो कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक अध्यक्ष होते थे, कभी रत्नाकर जी अध्यक्ष होते थे, तो कभी कोई और अध्यक्ष होता था। और ये सारे के सारे क्या है, हिंदी साहित्य के महान राइटर है। राइट। आगे वो लिखती हैं कि कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे, है ना। कवि सम्मेलन हुआ करता था, ये लोग कविताएं सुनाया करती थी, तो वन बाय वन करके सबको बुलाया जाता था स्टेज पर और सभी अपनी कविता सुनाया करते थे। तो लेखिका कहती है कि कब उन लोगों का नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। आगे लेखिका कहती हैं मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, यानी कि प्रायः लेखिका को फर्स्ट प्राइज़ ही मिला करता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। राइट। तो वो क्या कहती हैं कि जितनी भी कविताएं उन्होंने सुनाया है उसमें कम से कम 100 पदक तो उन्हें मिले होंगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो ये मिला। तो लेखिका यहाँ क्या कहती है कि वो कहती है कि एक बार की घटना याद आती है कि एक बार वो जब कविता उन्होंने सुनाया था तो उन्हें
प्राइज़ में एक चांदी का एक कटोरा मिला जिसमें बहुत अच्छी नक्काशी की हुई थी, बहुत ही सुंदर कटोरा था वो। लेकिन उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाया करती थी कवि सम्मेलन में। तो जैसे ही वो चांदी का कटोरा उन्हें प्राइज़ के रूप में मिला, तो महादेवी जी ने आकर सुभद्रा जी से कहा कि देखो ये मिला। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। राइट। आगे वो कहती है कि उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वो पैसा उन्हें दे देते थे। आगे लेखिका कहती है कि उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, यानी महात्मा गांधी आए हुए थे। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वो पैसा उन्हें दे देते थे। यहाँ लेखिका क्या कहती हैं कि सभी अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक या दो दो आना पैसा बचाया करते थे, और देश हित के लिए वो बापू को दे दिया करते थे। राइट। आगे लेखिका कहती हैं कि उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। तो यहाँ पर लेखिका क्या कहती हैं कि जिस तरह से जब भी बापू आते थे तो सभी जितने भी पैसे बचा कर रखते थे तो देश हित के लिए बापू को दे दिया करते थे। राइट। तो उस दिन जब बापू के पास वो गईं और तो अपना कटोरा भी लेती गईं, और उन्होंने वो कटोरा बापू को निकाल कर दिखाया। तो उन्होंने कहा, लेखिका ने कहा कि जब मैंने कविता सुनाया है तो प्राइज़ में मुझे ये कटोरा मिला है। तो बापू कहने लगे कि अच्छा दिखाओ तो मुझे वो कटोरा। तो जैसे ही लेखिका ने वो कटोरा बापू को दिखाया, बापू की ओर बढ़ाया, तो वो उस कटोरे को हाथ में लेकर के बोले कि क्या तुम इस कटोरे को देती हो। राइट। तो लेखिका अब इस पर क्या कहती। तो उन्होंने वो कटोरा बापू को दे दिया और लौट आई। वो आगे कहती है कि दुख तो ये हुआ कि कटोरा लेकर बापूजी कहते कि कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। आगे वो कहती हैं कि लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। तो वहाँ से वो उदास थी, और जैसे ही वो लौट कर के आई और सुभद्रा जी से उन्होंने कहा कि कटोरा तो बापूजी ने ले लिया, कटोरा तो चला गया। तो इस पर सुभद्रा जी ने कहा कि जाओ और दिखाने जाओ। फिर उसके बाद वो बोली कि देखो कटोरा तो तुमने बापूजी को दे दिया है, लेकिन फिर भी खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में, लेकिन खीर तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर महादेवी जी कह रही हैं कि मन ही मन मुझे प्रसन्नता हो रही थी, यानी वो फिर भी मन ही मन खुश थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा उन्होंने बापूजी को दे दिया। आगे लेखिका कहती है कि सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जयबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। लेखिका कहती है कि सुभद्रा जी फिर हॉस्टल छोड़कर चली जाती हैं, और उनकी जगह पर एक मराठी लड़की जिसका नाम था जयबुन्निसा, वो उनके कमरे में आकर रहने लगती हैं। और वो कहाँ से आई थी? कोल्हापुर से आई थी। राइट। जयबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, है ना। जयबुन जो थी वो लेखिका की बहुत सारा काम कर दिया करती थी। वो लेखिका की डेस्क साफ़ किया कर देती थी, किताबें भी ठीक से रख दिया करती थी, और इस तरह से जो काम जयबुन कर देती थी लेखिका की, तो लेखिका को यानी महादेवी जी को कविता लिखने के लिए कुछ और टाइम मिल जाता था। जयबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। तो यहाँ पर लेखिका क्या कहती है कि जयबुन जो है वो मराठी शब्दों से मिलती जुलती हिंदी बोला करती थी, और इस वजह से लेखिका भी मराठी सीखने लगी थी। आगे वो कहती है कि वहाँ एक उस्तानी जी थी जिनका नाम था जीनत बेगम। जयबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर दोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था।
तो वो आगे कहती हैं कि एक उस्तानी जी थी जिनका नाम था जीनत बेगम। तो वो जैसे ही जेबुन मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहने की कोशिश करती थी, कुछ कहती थी, तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। वो क्या कहती थी, वाह देसी कवा मराठी भूली, राइट। मतलब ये मजाक या तौर पर कहा करती थी वो। तो जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कवा मराठी बोलता है। तो उसके जवाब पर जो जेबुन थी वो क्या कहती थी कि नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कवा मराठी बोलता है ना। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी और वो कहा करती थी कि हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे, यानी कि मैं मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे। आगे लेखिका कहती हैं कि उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी, है ना। लेखिका के अनुसार उस वक्त जब लेखिका अपने बचपन के दिनों के बारे में बात कर रही हैं तो उस वक्त सांप्रदायिकता नहीं थी, चारों तरफ भाईचारा था, राइट। हर तरह के लोग थे, हर रिलीजन के लोग थे, लेकिन आपस में किसी की लड़ाई झगड़े नहीं थे, सब आपस में मिलजुल करके रहा करते थे, राइट। आगे वो कहती हैं कि जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थीं, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं था। और हम पढ़ते हिंदी थे, राइट। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी, यानी कि हर तरह के लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते थे, लेकिन आपस में सब अपनी भाषा बोलती थी। कोई किसी के भाषा को नीचा नज़र से नहीं देखता था, कोई किसी के रिलीजन को नीचा नज़र से नहीं देखता था, सब आपस में भाईचारा की तरह रहा करते थे, आपस में कभी भी भेदभाव नहीं था, राइट। और इसी तरह से आज भी हमें रहने चाहिए वैसे, राइट। लेकिन उस वक्त जो थे सभी मिलजुल कर रहा करते थे। तो ये एक सीख है हमारे लिए, जिस तरह से महादेवी जी ने कहा है कि ये हमारे लिए भी सीख है कि आज भी जब भी हम स्कूल जाते हैं तो सिर्फ एक रिलीजन के नहीं, बहुत सारे रिलीजन के बच्चे पढ़ा करते हैं। तो हमें भी इसी तरह से मिलजुल करके और आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए और आपस में पढ़ाई करनी चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, राइट। ओके। आगे लेखिका कहती हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी, है ना, कि अलग अलग लोग होने के बावजूद भी अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग रिलीजन थे, लेकिन सभी एक साथ मिल कर के रहा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। आगे वो कहती है, हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था, कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। आगे वो कहती हैं, मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं, है ना। वो क्या कह रही हैं कि कभी कभी बचपन के कुछ ऐसे कल्चर होते हैं, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन की वो जो संस्कार है वो तब भी चलते रहते हैं ना, बड़े होने के बाद भी उन्हें हम फॉलो करते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि जब हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। तो वो एक और इंसिडेंट बताती हैं, वो एक और अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि उनका एक और ये संस्कार था कि वो जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब भी रहा करते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, यानी कि जिस तरह से नवाबों का ठाट बाट हुआ करता था, उनकी संपत्ति हुआ करती थी, एक महाराजा राजा की तरह वो लोग रहते थे, तो उनकी संपत्ति क्या थी, अंग्रेज़ों ने छीन ली थी, है ना, राइट। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे, है ना। तो जिस एक बंगले में वो रहा करते थे और उसी कंपाउंड में लेखिका और बाकी लोग भी रहा करते थे, है ना, लेखिका भी रहा करती थी। बेगम साहिबा कहती थी, यानी कि जो नवाब की जो वाइफ थी वो बेगम साहिबा, उन्हें कहा यहाँ पर लेखिका ने कहा है, तो उनकी वाइफ जो थी बेगम साहिबा वो कहा करती थी कि हमको ताई कहो, है ना। वो लेखिका को कहती थी कि मुझे ताई कहा करो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। तो यहाँ लेखिका क्या कहती हैं कि वो जो नवाब साहब थे उनके यहाँ उनके जन्मदिन मनाए जाते थे, यानी लेखिका
लेखिका के यहाँ जिसके भी जन्मदिन होते थे तो वो वहाँ मनाए जाते थे और उन लोगों के जन्मदिन यहाँ मनाए जाते थे, है ना, लेखिका के यहाँ मनाए जाते थे। और लेखिका आगे कहती हैं कि उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, है ना, जिससे जो बेगम साहिबा थी उनका एक बेटा था और वो कहती थी कि लेखिका और बाकी उनके बेटे को राखी बांधे, है ना। तो आगे वो कहती है कि बहनों को राखी बांधनी चाहिए। तो वो क्या कहा करती थी कि बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, अपने बेटे को वो पानी भी नहीं देती थी। और वो कहा करती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी कि कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए जब तक कि बहन राखी ना बांध ले। देखिए कितना अच्छा माहौल था उस वक्त, है ना, सभी कितने खुश और कितने एक साथ रहा करते थे और कितने मेल जोल के साथ रहा करते थे। आगे लेखिका कहती हैं कि बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। तो वो लेखिका को क्या कहती थी और उनके भाई बहनों को क्या कहती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, जल्दी से राखी बांधो तभी मेरा बेटा कुछ खाएगा, राइट, ओके। आगे वो कहती हैं, लेखिका कहती हैं कि फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, है ना, राखी बांधने के बाद भाई कुछ गिफ्ट देते थे, तो इस तरह से लेखिका को लहरिए या कुछ मिलते थे। फिर आगे वो कहती है कि इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, है ना। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि लेखिका के यहाँ लेखिका का एक छोटे भाई का जन्म हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, है ना, कि एक भाई या देवर का एक रिश्ता उन्होंने रखा था। तो वो कहने लगी कि देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, है ना। लेखिका की माँ को ताई साहिबा ने क्या कहा कि देवर साहब से कहो कि मेरा नेक ठीक करके रखें, है ना, क्योंकि आपके यहाँ बेटा हुआ है। तो नेक क्या होता है, एक तरह का रस्म व रिवाज होता है जिसमें घर के लोगों को कुछ पैसे या फिर गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, राइट। तो लेखिका आगे कहती है कि मैं शाम को आऊँगी, यानी कि लेखिका कहती हैं कि ताई साहिबा ने क्या कहा लेखिका की माँ को कि अपने हस्बैंड को कहो, यानी देवर साहब से कहो ताई साहिबा, यानी कि लेखिका के पिता जो थे उनके बारे में ताई साहिबा कह रही थी कि उनसे कहो कि मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। आगे लेखिका कहते हैं कि वे कपड़े वपड़े लेकर के आई। फिर वो जब आई तो कुछ कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी ना, लेखिका की माँ को क्या कहती थी, वो दुल्हन कहा करती थी। फिर वो कहने लगती हैं दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। तो वो क्या अपना रस्म रिवाज बता रही हैं कि जिनके यहाँ ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनती हैं और नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई ही उन्हें कपड़े पहनाती हैं। और मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, और वो जो ताई साहिबा थी लेखिका के भाई के लिए कपड़े लाई थी, राइट। और ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। और ताई साहिबा ने ही लेखिका के भाई का नाम मनमोहन रखा था। फिर लेखिका कहती है कि वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। तो जो ताई साहिबा ने नाम दिया था लेखिका के भाई को मनमोहन, तो वो उनका नाम ही मनमोहन हो गया। और फिर वो आगे जाकर प्रोफेसर मनमोहन वर्मा जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और साथ ही साथ गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यानी कहने का मतलब यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला। लेखिका क्या कहती है कि उनके छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे, राइट। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। यहाँ लेखिका क्या कहती है कि ऐसा इन्वायरमेंट था, ऐसा ये था कि वो लोग आपस में मिल कर रहते थे, बहुत क्लोज रहा करते थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वो सपना ही था, आज वो सपना खो गया। तो लेखिका यहाँ पर क्या कह रही हैं कि आज, यानी कि जब लेखिका अपने बचपन के बारे में जिस वक्त लिख रही थी उस समय के बारे में बात कर रही हैं कि आज स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जो बचपन के दिन थे वो सिर्फ सपना ही था और वो सपना खो गया,
राइट। शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, है ना। तो यहाँ लेखिका क्या कहती हैं कि शायद वो सपना सत्य हो जाता जिस वक्त सभी मिलजुल कर रहा करते थे, कोई भेदभाव नहीं था, हिंदू मुस्लिम आपस में ऐसे रहा करते थे जैसे कि वो अपने सगे भाई हों, है ना। इसलिए वो लेखिका कहती है कि अगर वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। आप भी इमेजिन करो कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके चारों ओर, अगर आपके आसपास अगर कोई अलग रिलीजन का है और आप उससे घनिष्ठ मित्रता रखते हैं तो उनका स्वाद ही अलग होता है ना। उनमें अपनापन झलकता है, अपना एक ऐसा मेल बना हुआ रहता है जिससे कि वैसी मित्रता कहीं देखने को नहीं मिलती। एक अलग ही एक खुशी होती है, राइट। ओके, तो यहाँ पर लेखिका भी यही कहना चाह रही हैं। ये थी लेखिका के बचपन की बातें, और इस चैप्टर में लेखिका ने अपने बचपन की यादों के बारे में लिखा है, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है और पसंद भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।